Please make it full screen. Yes. 21, slide number 21. Good evening, students. Today we are going to start the topic, that is acceptance. Let us see what acceptance is. Next slide. According to section 2B, now the definition of acceptance is, according to section 2B, when a person made a proposal to another to whom proposal is made, if proposal is assented thereto, it is called acceptance. जब एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कोई प्रपोजल दिया कोई काम करने के लिए या किसी बात के लिए, और उस पर्सन ने ए ने बी को दिया प्रपोजल और बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया या सहमति दिया उस पर, तो इसको कहा जाता है एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट स्लाइड. लीगल रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस. What are the legal rules for acceptance? The rules are: acceptance must be given as per the mode prescribed by the offerer. जिस एक्सेप्टेंस के लिए अगर आप किसी ने कोई लेटर दिया है कि आप लेटर के माध्यम से एक्सेप्ट करके भेजिए, तो आपको लेटर के माध्यम से रिप्लाई करना होगा. मेल के माध्यम से दिया है तो ईमेल के माध्यम से आपको करना होगा, या जिस मोड में दिया हो. मोड मतलब हुआ जिस तरीके से दिया है उसी तरीके से आपको एक्सेप्ट भी करना होगा. एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द लैप्स ऑफ टाइम और विद इन रीजनेबल टाइम. मान लीजिए दिया है ऐसा एक्सेप्टेंस के लिए दिया है कि 10 तारीख तक आप इसको एक्सेप्ट करके भेज दीजिए, तो उसी टाइम के अंदर में आपको करना होगा या रीजनेबल टाइम के अंदर करना होगा. उसके बियॉन्ड में अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो नहीं माना जाएगा. एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल. ऑफर में जो बात लिखा हुआ है उसको उसी रूप में आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसमें आपका कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए. तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल. नेक्स्ट स्लाइड. एक्सेप्टेंस मे बी गिवन बाय एनी स्पेसिफिक पर्सन इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर. अगर कोई स्पेसिफिक ऑफर है, जनरल ऑफर नहीं है, स्पेसिफिक ऑफर है, तो स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा ही. अगर मान लीजिए मेरे नाम पर किसी ने मुझे ऑफर लेटर दिया है तो मुझे ही वो उसका एक्सेप्टेंस देना होगा. ये नहीं कि मेरे फादर मदर या कोई और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. उसके बाद क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, इस बारे में मुझे जिसने मुझे एक्सेप्ट करने के लिए दिया है उसको कम्युनिकेट भी करना होगा. मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी डिराइव फ्रॉम साइलेंस. अगर आप किसी ने आपको कुछ ऑफर किया है और उस ऑफर के बारे में आप चुप रहते हैं तो वो ऑफर वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, आपको लिखित में देना होगा. एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट बी प्रेसिडेंट टू, मतलब एक्सेप्टेंस पहले के डेट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, या उस जिस डेट तक दिया है उस डेट के बाद भी नहीं होना चाहिए. जिस समय में दिया है, जिस अवधि के लिए दिया गया है, उसी अवधि के बीच में आपको एक्सेप्ट करना होगा. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ लेट अस डिस्कस कंसीडरेशन. व्हाट कंसीडरेशन इज? Consideration. So according to section 2D, consideration is defined as when at the desire of the promisor or promisee or any other person has done or abstained. Consideration मतलब होता है कि desire of the promisor or promisee or any other person has done or abstained from, उसने उस काम को किया है या उस काम को करने से मना कर दिया है, तो ठीक है, तो उसी को कहा जाता है कंसिडरेशन. व्हेन अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट प्रॉमिसेस टू डू समथिंग और ही मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न. मान लीजिए आप जाते हैं मार्केट में एप्पल खरीदने के लिए और आप 1 किलो एप्पल खरीदते हैं. मान लीजिए 1 किलो एप्पल का कीमत है 150 रुपये, तो आप उस दुकानदार को 150 रुपये देते हैं, तो वो 150 रुपये उस दुकानदार के लिए कंसिडरेशन हुआ, और आपके लिए क्या हुआ, 1 किलो एप्पल जो खरीद रहे हैं, दैट इज द कंसिडरेशन फॉर यू. सो दिस इज बेसिकली द कंसिडरेशन. नेक्स्ट स्लाइड. लीगल रूल्स एज टू कंसिडरेशन.
Let us see what are the legal rules for the considerations are there. It must move at the desire of the promiser. Promiser का जो डिजायर है उसी पर वो मूव होना चाहिए। ये नहीं कि आप 150 रुपए दे रहे हैं तो आप 100 रुपए में, 100 रुपए में अगर वो एग्री हो जा रहा है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो 150 रुपये ही देना होगा। 149 रुपये या 151 रुपये कंसिडरेशन नहीं होगा। इसका एक फेमस केस है दुर्गा प्रसाद एंड बालदेव, ये आप स्टूडेंट पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है इसका रूल कि इट मे मूव बाय द प्रोमिसी। अब जिसको दिया गया है उसके द्वारा ये मूव होना चाहिए। उस पे एक केस है चिन्नाया वर्सेस रामैया। दिस हैज टू बी रेड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट मस्ट बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। मान लीजिए आप गांव में कोई किसान है जो खेती करता है गेहूं का या धान का, और वो खेती कर रहा है, आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप 1 महीने के अंदर में फसल कट जाएगी तो आप मुझे जितने आपके खेत में होंगे वो सारे गेहूं या धान जो भी है मैं खरीद लूंगा, और अभी आपने पेमेंट कर दिया। तो वो जो आपने पेमेंट कर दिया दैट इज द कंसिडरेशन फॉर द किसान, एंड द गेहूं और वो जो धान जो आप उनसे खरीदिएगा वो कंसिडरेशन आपके लिए होगा एट ए फ्यूचर डेट। पास्ट क्या हो सकता है कि आपने खरीद लिया है और पहले खरीद लिया है और उसका पैसा पेमेंट नहीं किया है, अभी आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो पास्ट हो गया। और प्रेजेंट में अभी के अभी आप सामने सामने खरीद रहे हैं, दैट इज अ कंसिडरेशन। नेक्स्ट है इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। वो एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में हो ऐसा जरूरी नहीं है, उससे थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है। बट इट मस्ट बी रियल, फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए। हाँ ले लेंगे, खरीद लेंगे, देख लेंगे, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। तो रियल होना चाहिए बात, जो कि लीगल है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। It is general rule of contract that only parties to contract can sue or be sued on that contract. This rule is known as doctrine of privity, that is relationship between the parties to the contract. मान लीजिए A और B में किसी बात को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्टूडेंट हैं और आपने क्या किया, किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, बीबीए, बीसीए, एमसीए किसी भी कोर्स में, या बीकॉम या कुछ भी कोर्स के लिए आपको एडमिशन लेना है। तो इस परिस्थिति में आप एक एग्रीमेंट होता है आपके बीच में और उस कॉलेज के बीच में कि भाई ये हमारा एडमिशन फॉर्म है, इसको भरिए, और उसको भरने के बाद आपको एक पर्टिकुलर फीस देना होगा, जो भी उसका फीस है वो आपको देना होगा। एडवांस फीस या जो भी एडमिशन फीस है उतना दीजिए, दे करके अपना सीट को रिजर्व कर लीजिए। अगर आपने मान लीजिए कुछ पैसा दिया है और कुछ पैसा नहीं दिया है, या उसका जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अगर कोई पार्टी, कॉलेज अगर वायलेट करता है तो कॉलेज, या स्टूडेंट अगर वायलेट करता है तो स्टूडेंट, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कैन सू एंड बी सूड। सू मतलब होता है केस करना। स्टूडेंट भी केस कर सकता है कॉलेज के ऊपर, सिमिलरली कॉलेज भी स्टूडेंट के ऊपर कर सकता है अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट हुआ है तो। इसको कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है कि कॉलेज का कोई कॉलेज की तरफ से कोई दूसरा आदमी कर दे केस, या फिर स्टूडेंट की तरफ से कोई दूसरा आदमी पार्टी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी के बीच में ये केस हो सकता है। लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शंस भी है। क्या एक्सेप्शंस है? अ ट्रस्ट और अ चार्ज। ट्रस्ट जो होता है उस केस में नहीं होता है, या किसी को चार्ज दे दिया, मान लीजिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया या किसी तरह का अलग तरह का चार्ज दे दिया, तो उस केस में ये नहीं होता है। मैरिज सेटलमेंट, शादी वगैरह का जो बातचीत होता है उस केस में माँ बाप, भाई बहन सबके ऊपर हो जाता है केस। पार्टीशन और अदर फैमिली, किसी जमीन का बंटवारा होना है, घर का दुकान का बंटवारा होना है, तो उस केस में जो है
या फैमिली अरेंजमेंट की तरफ से हो रहा है कि ये घर का बंटवारा हो रहा है जमीन का, तो उस केस में ये एक्सेप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉप, नेक्स्ट स्लाइड, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, एक्सेप्शन, इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, कुछ एक्सेप्शन है, क्या क्या है? लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन में कोई भी किसी तरह का एक केस है, वेंकटा स्वामी वर्सेस रंगा स्वामी, ये केस आप पढ़िएगा, स्टूडेंट के लिए है, पढ़ने के लिए। तो लव एंड अफेक्शन के बीच में क्या है ना, कोई भी किसी तरह का भी कंसिडरेशन नहीं होता है। अब एक अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए किसी की दादी या नानी या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर ने अपने जो ग्रैंड चाइल्ड है उसके लिए 1 लाख बोला है कि तुम ऐसा करो, कोई एक पर्टिकुलर, तुम ग्रेजुएशन कर लो अच्छे मार्क्स से, 80% मार्क्स से, मैं तुम्हें दूंगा 1 लाख रुपया इनाम, ठीक है, गिफ्ट दूंगा। या फादर ने बोला है बच्चे को कि तुम भाई +2 अच्छे नंबर से कर लो, अच्छे नंबर मतलब 80% नंबर से लाओ, 90% नंबर से पास करो स्कोर करके, मैं तुम्हें एक अच्छा सा बाइक खरीद के दूंगा। अब ये बोल बोल दिया है फादर ने, और बच्चे ने क्या किया, जोश में उस लोभ प्रलोभन में आकर के पढ़ाई कर रहा है और बहुत अच्छा नंबर भी ले आया है, मार्क्स। लेकिन पास होने के बाद अगर फादर नहीं देता है वो बाइक खरीद के, या ग्रैंड मदर जो है 1 लाख रुपया नहीं देती है अपने बच्चे को, ग्रैंड चाइल्ड को, तो ना तो ग्रैंड चाइल्ड अपने दादी के ऊपर या दादा के ऊपर केस कर सकते हैं, ना ही जो है वो बच्चा अपने पिताजी के ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, कंपेंसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस, अगर आप किसी तरह का कोई भी वॉलंटरी सर्विस करते हैं कहीं पर, तो वहां पर आपको कुछ मिल भी सकता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो वहां पर अगर आप कुछ कर रहे हैं, या कोई आपदा हो गया, कोरोना के टाइम में आपने किया कुछ वॉलंटरी सर्विस, कुछ किया है, XYZ कुछ भी किया, तो आप स्वयं के इच्छा से आप वो काम कर रहे हैं, किसी ने आपको बाध्य नहीं किया, और आप जो है तो उसके लिए कुछ मांग नहीं सकते हैं, जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकते कि भाई हमको पैसा दो। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट, मान लीजिए कि आपने किसी से लोन लेके रखा था 50,000 रुपये, और बोला था कि भाई हम 6 महीने के अंदर में आपको चुका देंगे, और आप नहीं चुका पाए। फिर आपने क्या किया, अगले 8वां महीना 10वां महीना में आप उसको पे कर रहे हैं, तो उस केस में भी टाइम बार्ड डेट, मतलब ऐसा डेट, ऐसा लोन जो कि आपको चुकाना था किसी अवधि में और आप नहीं चुका पाए, तो उस अवधि के खत्म होने के बाद आप चुका रहे हैं, तो प्रॉमिस टू पे अ टाइम, कि भाई पिछला बकाया है उसको हम दे देंगे, उसमें भी नहीं हो सकता है। कंप्लीटेड गिफ्ट, आप अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो पेरेंट्स भी आपको कुछ दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एजेंसी क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसी आगे स्लाइड्स में आएगा। एजेंसी, बहुत सारा आजकल बिजनेस होता है जिसमें एजेंसी मॉडल में होता है, आप किसी कंपनी के एजेंट बन जाते हैं, तो उस केस में भी जो है एजेंट के द्वारा किया गया काम को माना जाएगा कि कंपनी ने किया है, या प्रिंसिपल जो उसका है उस काम का, वो उस काम को कर रहा है। एजेंसी में हम लोग देखेंगे। किसी प्रकार का अगर आप चैरिटी कर रहे हैं, तो चैरिटी में मान लीजिए कहीं आप डोनेशन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ब्लाइंड बच्चे का स्कूल है सपोज, या कुछ इस तरह से है, असहाय बच्चों का कुछ है, या वृद्धाश्रम में आप देना चाहते हैं, तो आपको भी कुछ मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, नो कॉन्सिडरेशन टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर में दो तीन केस है। एक है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, ये स्टूडेंट पढ़ेंगे, एंड एक है अब्दुल अजीजन मासूम अली। दिस इज फॉर द स्टूडेंट टू रीड दिस क्वेश्चन फ्रॉम गूगल। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अब देखिए भाई, कॉन्ट्रैक्ट तो है, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग सुन रहे हैं बहुत बार बार, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं। सो फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए
ही मस्ट बी अ मेजर, एक पार्टी को मेजर होना चाहिए। माइनर आदमी, माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। ही मस्ट बी साउंड माइंड, उसका दिमागी रूप से सही होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ही मस्ट नॉट बी डिसक्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ, किसी भी प्रकार से वो जैसे डिसक्वालिफाइड बाय किसी प्रकार से कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए वो यू नो किसी ही मस्ट नॉट बी डिसक्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ, कि बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई लॉ में उसको बाधा नहीं होना चाहिए, अच्छा पर्सन होना चाहिए, वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। डिसक्वालिफाइड पर्सन, नेक्स्ट स्लाइड, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए कुछ लोग डिसक्वालिफाइड भी हैं जो टू एंटर इनटू, कौन कौन है, ये लोग नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कौन नहीं कर सकता है भाई, ये सब एग्जाम में आता है कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड डिसक्वालिफाइड क्या है, ये आएगा एग्जाम में, आ सकता है। तो एक माइनर जो है 18 साल से जो कम का है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अनसाउंड माइंड, एक कोई पागल आदमी नहीं कर सकता है। अदर्स, अदर्स में दूसरे तरह के लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे एलियन एनिमी, ठीक है, कोई आपके कंट्री का दुश्मन देश है या दुश्मन है कोई, तो वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कोई भी आदमी मान लीजिए कि बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है, या इंसॉल्वेंट हो गया है, वो भी नहीं कर सकता है। किसी प्रकार का कन्विक्शन है उसके ऊपर में, हाँ मर्डर कर लिया, कुछ कर लिया ऐसा, वो भी नहीं हो सकता है। कंपनी, कॉरपोरेशन अगेंस्ट एमओए, एमओए स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए स्टैंड्स फॉर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हर एक कंपनी का जब कंपनी फॉर्म होता है, कंपनी फॉर्म में आप बिजनेस करते हैं तो कंपनी का एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है जो कि इंटरनल रूल होता है, और एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। उसमें जो भी क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कैपिटल क्लॉज, हाँ ये सब क्लॉज है, तो उस क्लॉज में जो लिखा हुआ है ना बात, उसके अगेंस्ट में आप जो है सो कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं कि माइनर कौन है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट सेक्शन 3, माइनर इज डिफाइंड एज एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल से जो कम आयु का जो है लोग, वो उसको माइनर कहा जाता है। सो दिस हैज बीन डिफाइंड इन द मेजोरिटी एक्ट सेक्शन 3, ठीक है। In the following cases, a person is said to be minor if he does not complete the age of, देखिए वैसे माइनर कहा जाता है जो 18 साल से कम है। कहाँ पर ऐसा बात कहा गया है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट में कहा गया है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा केस है जहां पर कि माइनर कंसिडर किया जाता है, 21 साल से कम को भी माइनर कहा जाता है। मतलब 18 से ऊपर हो गया, 19 में है, 20 में है, लेकिन 21 से कम है तो उसको माइनर ही कहा जाता है। जैसे एनी पर्सन अंडर द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, इस एक्ट के तहत जो भी लोग 21 साल से कम है उनको माइनर कहा जाएगा। एनी पर्सन विच कम्स अंडर, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, which comes under the said act. Okay. Now, rules governing minors agreement. देखिए माइनर एग्रीमेंट, रूल 1, जजेज आर काउंसिलर्स। जज को क्या कहा गया, काउंसिलर। जूरी इज द सर्वेंट एंड लॉ इज द गार्जियन। लॉ क्या है भाई, गार्जियन है। जूरी क्या है, सर्वेंट है। एंड जज जो है वो क्या है, काउंसलर है। रूल 2 क्या है, इन केस माइनर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज अनलॉफुल, इलीगल, इमोरल, इज आल्सो प्रोसिक्यूटेबल। अगर मान लीजिए कोई माइनर, मेजर एक्ट में तो 18 साल से नीचे है लेकिन 18 से ऊपर है, लेकिन 21 से नीचे है, तो वो अगर कर लिया है तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में चल जाता है, लेकिन जैसा एंटर करता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल, इलीगल और इमोरल टू पब्लिक पॉलिसी और इमोरल कॉन्ट्रैक्ट है, देन ही इज ऑल्सो प्रोसिक्यूटेबल। तब उस केस में वो माइनर के ऊपर भी केस चल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लाइड चेंज कीजिए। Please move to the next slide. Now, legal rules. An agreement with minor is void ab initio. In this regard, there is a famous case of Mohiri Bibi and versus Dharmodas Ghosh case. Then minor can be a promisee. Minor एक promisee हो सकता है, ठीक है। माइनर कैन नॉट रेटिफाई हिज एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और उस टाइम में जो भी उसने साइन किया है और जब मेजर हो जाता है तो कैन नॉट रेटिफाई हिज एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। सो ऑन दिस देयर इज अ वेरी फेमस केस, दैट इज इंदिरा रामास्वामी वर्सेस एंथियप्पा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now, minor as a shareholder, minor can be the shares can be allotted to the minors. Minor as a partner, minor can be a partner. Minor as an agent, minor can be appointed as an agent. Minor as a member of a trade union. Then no estoppel against minor, he can plead his minority. Minor जो है क्या बोल सकता है कोर्ट में जाके कि सर हम तो माइनर थे या माइनर हैं। He can enter into contract for his necessary. लेकिन एक माइनर जो छोटा है वो मान लीजिए कि कोई किसी के अंकल का या किसी के मामा का लड़का या लड़की है जो छोटा बच्चा है। अब वो छोटा बच्चा तो अपने से कमाई नहीं कर सकता है, तो उसको देखभाल करने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए, उसका पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो पैसा चाहिए, नेसेसरीज ऑफ लाइफ, इफ यू हैव प्रोवाइडेड हिम और हर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, then he can enter into a contract for his necessary on behalf of minor। अब वो जब इस रिगार्ड में एक केस है रॉबर्ट वर्सेस ग्रे। लेकिन वो माइनर जब बड़ा हो जाता है तो उस और जब वो कमाने लग जाएगा तो जिस पर्सन ने उसको सपोर्ट किया था, ठीक है, और या फिर जिस पर्सन ने उसका मेंटेनेंस देखा था, नेसेसरी ऑफ लाइफ प्रोवाइड किया था, दैट पर्सन कैन आस्क फ्रॉम दैट minor on his attaining majority that now it is your duty to return back or to give him or her back whatever necessary that was provided to the minor when he was a minor। next slide। देखते हैं अनसाउंड पर्सन। अनसाउंड कौन होता है जी? जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो अनसाउंड है। लेकिन कोई कोई आदमी होता है जो आधा पागल होता है, कभी कभी पागल हो जाता है फिर बीच में ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद फिर से वो पागल हो जाता है। तो देखते हैं उस केस में क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, अ पर्सन जनरली साउंड occasionally unsound can enter into a contract when he is of sound mind। सेक्शन 12 कहता है कि एक पर्सन जो कि जनरली वो ठीक ठाक रहता है, वो जनरली वो ठीक ही रहता है, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग खराब हो जाता है, कभी कभी वो पागलपन का उसका दौरा पड़ता है। तो वैसा आदमी जब वो ठीक पोजीशन में रहता है दिमागी रूप से, उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सो पर्सन जनरली अनसाउंड ओकेजनली साउंड। एक तो ये केस हो गया कि जनरली साउंड है, मतलब जनरली वो ठीक ठाक रहता है, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग खराब होता है। तो वैसा आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कब? जब उसका दिमाग ठीक रहता है। लेकिन फिर दूसरा है अ पर्सन जनरली अनसाउंड। जनरली वो क्या है? वो पागल जैसा ही रहता है, पागल ही रहता है, लेकिन कभी कभी ओकेजनली साउंड, लेकिन कभी कभी वो जो है सो ठीक हो जाता है। कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही साउंड माइंड। जब उसका दिमाग ठीक रहता है तो उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड किसको कहा गया? अनसाउंड माइंड देख, लुनैटिक। लुनैटिक मतलब पागल कह लें या एकदम साफ जिसका दिमाग खराब रहता है, दिमाग से एकदम जिसको कह लें कि मैंने जिसका दिमाग काम नहीं करता है। इडियट्स
they are also called unsound mind. Drunken or intoxicated person, जो जो हमेशा पिया हुआ रहता है, बेहोशी की हालत में रहता है, so these persons are called unsound mind. Next slide. Now, our next topic is bailment and pledge. Now, let us understand what bailment is, what pledge is, and this agency is. So, let us see first the bailment. Bailment etymologically means handing over or change of possession. चेंज ऑफ पोजीशन मतलब स्वामित्व किसी चीज का जो आपका है। मान लीजिए गाड़ी आपका है, तो आप हुए गाड़ी के स्वामी हुए आप, ठीक है, यू आर द पोजेसर ऑफ दैट व्हीकल। सो इसका मतलब क्या होता है? बेलमेंट इटमोलॉजिकली मीन्स हैंडिंग ओवर और चेंज ऑफ पोजेशन। एज पर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट, bailment is an act whereby goods are delivered by one person to another for some purposes. On a contract that the goods shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the persons delivering them. देखिए, मान लीजिए आपके पास एक टेम्पो है, आपने एक टेम्पो खरीदा है, ठीक है, 4 लाख या 5 लाख या सेकेंड हैंड भी खरीदा है तो 2 लाख में खरीदा है आपने। अब आप क्या करते हैं? ए ने एक टेम्पो खरीदा है, अब ए क्या करेगा? बी को दे दिया है कि लो भाई इसको चलाओ और हर महीना मुझे 10,000 रुपया तुम भाड़ा कमा करके 10,000 रुपया देना और उसके ऊपर जो बचेगा वो सारा पैसा दे देना। 1 महीने के लिए दिया है। अब बी क्या करता है? उसको चलाता है 1 महीना, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक स्कूटर है, आपने अपना स्कूटर, आप कहीं जा रहे हैं, अपना स्कूटर किसी को दे दिया कि लो भाई चलाओ 1 महीना के लिए और 1 महीना के बाद हम आएंगे तो वो स्कूटर मुझे दे देना फिर वापस। सो व्हाट दे आर सेइंग, हैंडिंग ओवर और चेंज ऑफ पोजेशन। तो उस केस में क्या हो गया? 1 महीने के लिए आप उसके मालिक रहेंगे, उस गाड़ी के, स्कूटर के। Bailment is an act whereby goods are delivered by one person to another for some purpose. आपका पर्पस ये था कि गाड़ी 1 महीना रहेगा पड़ा हुआ, तो हो सकता है खराब हो जाए, दूसरा आदमी उसको चलाएगा, यूज करेगा, लेकिन उस टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर 1 month दैट पर्सन विल बी द ओनर ऑफ दैट व्हीकल, ठीक है। एंड द गुड शैल फॉर द पर्पस इज अकॉम्प्लिश, जब वो आदमी आ जाएगा तो आपको, आपका उसका पर्पस हो गया, तो फिर आपको गुड्स जो है वो, मतलब वो स्कूटर जो है उसको वापस करना होगा। दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स इज द बेलर एंड द पर्सन टू whom द गुड्स आर डिलीवर्ड इज द बेली। जो पर्सन जिसका स्कूटर था उसको कहा जाएगा बेलर, और जिस व्यक्ति को दिया गया था चलाने के लिए उसको कहा जाएगा बेली। फॉर एग्जाम्पल, वेयर एक्स delivers his car for repair to Y, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? एक्स ने अपना कार को दिया रिपेयर करने के लिए वाई को, गाड़ी में कुछ खराब हो गया था, तो एक्स क्या हो गया? बेलर, एंड वाई जब गाड़ी को रिपेयर कर देगा, करने के बाद फिर उसका काम, ड्यूटी बनता है कि भाई एक्स को उसका गाड़ी वापस करे, तो नाउ वाई इज द बेली इन दिस केस। नेक्स्ट स्लाइड। Now let us see the essential characteristics of bailment. Now bailment is based upon a contract. Sometimes it could be implied by law as it happens in the case of finder of lost goods. ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप साक्षी से कदमा जा रहे हैं या स्टेशन जा रहे हैं, बीच में आपका बैग खो गया है, ऑटो से जा रहे हैं, ऑटो में कहीं गिर गया या ऑटो में ही रह गया, तो ऑटो वाले को मिला वो गुड्स, आपने उसको दिया नहीं, वो गलती से खो गया या कुछ हुआ ऐसा कि आपको याद नहीं रहा कहाँ रखा था आपने, भूल गए आप।
तो फाइंडर ऑफ गुड्स, लॉस्ट गुड्स, वो तो गुड्स आपका लॉस्ट हो गया, मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो जो टेम्पो वाला है उसको मिल गया, आपका गुड्स बैग मिल गया, तो वो हो गया फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। So bailment is based upon a contract. Sometimes it could be implied by law as it happens in the case. ये बेसिकली जो होता है बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लॉस्ट ऑफ गुड्स के केस में वो बेलमेंट जो है वो इम्प्लाइड होता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ लेकिन एक तरह से वो समझा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे कैसे समझा जाएगा इस केस में? जैसे आपका बैग खो गया और जिसको मिला उसका ये ड्यूटी बनता है कि भाई बैग को जो ओनर है उसको वापस करे। नाउ बेलमेंट इज ओनली फॉर मूवेबल गुड्स एंड नेवर फॉर इमूवेबल गुड्स। आपका घर या बिल्डिंग या जमीन के लिए बेलमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स के लिए ही होता है और मनी के लिए। इन बेलमेंट पोजेशन ऑफ गुड्स चेंजेस। बेलमेंट में क्या होता है? पोजेशन मतलब जो गुड्स का जो स्वामित्व है, पोजेशन मतलब स्वामित्व, जो उसका स्वामी है वो चेंज होता है, जो ओनरशिप है वो चेंज होता है। ठीक है। सो चेंज ऑफ पोजीशन कैन हैपन बाय फिजिकल डिलीवरी or by any action which has the effect of placing the goods in the possession of bailey। तो चेंज ऑफ पोजीशन कैसे हो सकता है? फिजिकल डिलीवरी, जब आप किसी सामान को एक एक के पास से दूसरे को दे दीजिए, जैसे कार दे दिया हमने रिपेयर करने के लिए वाई को, तो कार को उठा के ले गए वाई के पास में, कार को चला के ले गए, उठा के तो नहीं, चला के ले गए। तो वो कार जो चला के ले गए तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ, वो फिजिकली कार को दे आए। ठीक है। चेंज ऑफ पोजीशन कैन हैपन बाय फिजिकल डिलीवरी और बाय एनी एक्शन व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ। और हमने क्या किया, एक्स ने क्या किया, वाई को दे दिया। तो अब वो गुड्स हमारा जब तक वो रिपेयर नहीं होता है, वो कार किसके अंदर में है? वाई के अंदर में। वाई का काम है कार को देखभाल करना। इन बेलमेंट बेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर ऑफ गुड्स एज देयर इज नो चेंज ऑफ। देखिए पोजेशन चेंज होता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड ओनरशिप। अब एक्स ने वाई को दिया गाड़ी रिपेयर करने के लिए कार, तो अब वाई क्या करेगा? गाड़ी को रिपेयर करके गाड़ी को बेच नहीं सकता है, लेकिन उसका पोजेशन उसके पास है। ठीक है। लेकिन गाड़ी को वो बेच नहीं सकता क्योंकि गाड़ी का ओनरशिप जो है वो अभी भी एक्स के पास ही है। So in bailment, bailor continues to be the owner of the goods as there is no change of ownership। तो ओनरशिप में कोई चेंज नहीं होता है बेलमेंट में। बेली इज ऑब्लाइज टू रिटर्न द गुड्स फिजिकली टू द बेलर। अब गाड़ी जैसे ही रिपेयर हो गया तो बेली का काम है कि भाई गाड़ी रिपेयर हो गया, अब मेरा काम है कि जो ओनर है गुड्स का एक्स है तो उसको उसका कार वापस कर दें। दिस इज द responsibility or is obliged to do so। The bailey cannot deliver some other goods, even not those of higher value। देखिए बेली को जो सामान दिया गया था रिपेयर करने के लिए, उसका काम है कि वही सामान उसका ओनर को वापस करे। ये नहीं कि कार दे आए थे आप, मारुति 800 दिए थे आप रिपेयर करने के लिए और आपको टोयोटा गाड़ी वो वापस कर रहा है। हायर वैल्यू का भी गाड़ी होगा तो वो आप वो उसको वापस नहीं करना चाहिए। जो दिया था आपने उसी चीज को उसको वापस करना है। ये नहीं कि दिया था कुछ वापस कर रहा है कुछ, भले हो ज्यादा वैल्यू का भी क्यों ना हो। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज है बेलमेंट। हमने समझ लिया कि बेलमेंट क्या है। अब प्लेज देखते हैं क्या होता है। प्लेज, PLEDG। प्लेज देखिए, प्लेज मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को गिरवी वगैरह रखना, उस टर्मिनोलॉजी में इसका यूज होता है। तो प्लेज इज अ variety or species of bailment। It is bailment of goods as security for payment of debt or performance of a promise। मान लीजिए आपने किसी से 1 लाख रुपया लिया था और बदले में आपने क्या किया, एक हीरो होंडा उसके यहाँ रख दिया कि लो भाई हम तुमको 2 महीना बाद 1 लाख रुपया वापस कर देंगे। नहीं करेंगे
तो सिक्योरिटी मनी के सिक्योरिटी के तौर पर हम इसको क्या कर रहे हैं, अपना मैंने जो हीरो होंडा गाड़ी है, बाइक है, उसको आपके यहाँ हम प्लेज कर रहे हैं, ताकि तुम्हारा भी रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा, गारंटी रहेगा कि अगर हम नहीं कर पाए वापस 1 लाख रुपया, तो तुम मेरा गाड़ी को रख सकता है। तो it is bailment of goods as security for payment of debt or performance of promise, या 1 लाख रुपया जो वापस करेगा वो क्या हो गया, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस हो गया। द पर्सन हु प्लेजेस और बेल्स इज नोन एज द प्लेजर। जो पर्सन वो अपना गाड़ी को प्लेज करता है, मतलब वो 1 लाख रुपया लिया लेकिन साथ में अपना गाड़ी भी सिक्योरिटी पर दिया, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है प्लेजर। और ऑल्सो एज पाउनर, या तो उसको, ये भी आपके सिलेबस में पाउनर एंड पाउनी, तो उसको क्या कहा जाएगा जी, उसको कहा जाएगा प्लेजर या पाउनर। द बेली इज नोन एज प्लेजी और ऑल्सो पाउनी। और जिस पर्सन को दिया गया गाड़ी 1 लाख रुपए के बदले में, उसको कहा जाएगा बेली, बेलर एंड बेली, एंड प्लेजर और प्लेजी, और दे आर ऑल्सो नोन एज पाउनी। सो पाउनर और पाउनी एंड प्लेजर एंड प्लेजी बोथ आर द सेम थिंग। प्लेजर और पाउनर एंड प्लेजी और पाउनी बोथ आर सेम थिंग, प्लीज माइंड इट। So in pledge, there is no change in ownership of the property. अब प्लेज के भी केस में वही चीज हुआ जो बेलमेंट में हो रहा था, बेलर उसका गाड़ी का ओनरशिप नहीं चेंज हो रहा था, इस केस में भी प्लेज के भी केस में क्या होता है, ओनरशिप जो प्रॉपर्टी का है उसी के पास रहता है। देयर इज नो चेंज इन ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस द प्लेजी हैज a right to sell the property pledged। कोई एक्सेप्शनल ही ऐसा परिस्थिति आता है जिस परिस्थिति में क्या करता है कि पैसा वापस नहीं दिया, तो उस केस में वो गाड़ी को बेच सकता है। और राइट टू सेल द प्रॉपर्टी प्लेज्ड, वो जो बंधक दिया था गाड़ी उसको वो बेच सकता है, वो भी किसी किसी एक्सेप्शनल केस में। सेक्शन 172 to 182 of the Indian Contract Act 1872 deals specifically with the bailment of pledge। 172 से 182 सेक्शन में बेलमेंट ऑफ प्लेज के बारे में बताया गया। फॉर एग्जाम्पल, ए लेंड्स अ मनी टू बी इन लीव ऑफ ज्वेलरी डिपॉजिटेड बाय बी। ए ने क्या किया, कुछ पैसा दिया, मान लीजिए 5 लाख रुपया दिया बी को। अब बी ने क्या किया, अपना सामान, अपना जो ज्वेलरी है, सोना चांदी जो भी जेवरात है, उसको ए को दे दिया कि रखो भाई, हम तुम पैसा दे रहे हो तो बंधक के रूप में ये मेरा सारा ज्वेलरी रख लो 5 लाख रुपए के बदले में। सो ए लेंड्स मनी टू बी इन लीव ऑफ ज्वेलरी डिपॉजिटेड बाय बी टू बी एज सिक्योरिटी टू ए। This bailment of jewelry is a place as security for lending the money. So B is the pawner and A is the pawnee। इस केस में A क्या हो गया, पाउनी हो गया, B क्या हो गया, पाउनी हो गया। जो प्लेजर और प्लेजी वाला जो मैंने बताया था इसके ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now let us see what agencies। एजेंसी, देखिए क्या होता है आजकल बिजनेस जो भी होता है ना, फ्रेंचाइजी बहुत सारा ऐसा, जैसे पिज्जा हट है, पिज्जा हट कैसे बिजनेस चलाता है, वो डोमिनो पिज्जा, वो पिज्जा हट नहीं, डोमिनो पिज्जा वो कैसे चलाता है, वो फ्रेंचाइजी मोड में चलाता है, ठीक है। या एक ट्री हाउस स्कूल करके था, बच्चों का स्कूल, बहुत बड़ा कंपनी था ट्री हाउस, उसको जी ने खरीद लिया, जी ग्रुप ने, जी जिसका जी टीवी है। तो क्या करते हैं वो लोग, फ्रेंचाइजी मॉडल में चलाते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल क्या हो गया कि उसी का स्टडी मटेरियल रहेगा, उसी का सारा सिस्टम रहेगा, रूल्स रेगुलेशन रहेगा, उसी का ड्रेस रहेगा, उसी के हिसाब से चलेगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है, या ऐसा ऐसा बहुत सारा है, वो बचपन स्कूल क्या सब है, वो सब फ्रेंचाइजी मॉडल में चलता है, और लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल है कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल में है क्या है।
तो उसी तरह से जब ये एक एजेंसी होता है, बहुत सारा बहुत सारा कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट के लिए अपना एजेंट बहाल करती है, एजेंट नियुक्त करती है एजेंसी मॉडल में, ठीक है। तो देखिए, द लॉ ऑफ एजेंसी इज कंटेन्ड इन सेक्शन 182 टू 238 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है 182 से 238 का सेक्शन है, उसमें बताया गया है एजेंसी के बारे में। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 does not define the word agency. एजेंसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी का डेफिनेशन दिया ही नहीं गया है। However, the word agent is defined. एजेंट डिफाइन किया गया है, लेकिन एजेंसी डिफाइन नहीं किया गया है। अब देखते हैं कि एजेंट कौन है। तो एजेंट इज डिफाइंड एज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। मान लीजिए ए बी XYZ एक कंपनी है। XYZ ने क्या किया, ए को अपना एजेंट बनाया। अब क्या करेगा एजेंट, क्योंकि कंपनी सब जगह वो काम नहीं कर सकती है, लेकिन ए के पास ए बी XYZ कंपनी जो काम करती है वो उस काम में ए को भी एक्सपर्टीज है, तो ए को अपना एजेंट बहाल किया XYZ कंपनी ने। अब ए जो है जो भी काम करेगा XYZ के बिहाफ में, ये माना जाएगा कि उस कंपनी ने वो काम किया है, ए ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो काम नहीं किया है। सो एजेंट इज डिफाइंड एज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्संस। तो ए जो थर्ड पर्सन के साथ डील करेगा उसमें वो माना जाएगा कि वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द थर्ड पर्सन फॉर whom the act is done or is so represented is called principal। अब देखिए, एक तो कंपनी हो गया XYZ, उसका ए हो गया एजेंट। अब ए क्या कर रहा है, थर्ड पर्सन बी से डील कर रहा है, तो अब ये बी के लिए क्या हो जाएगा, द थर्ड पर्सन फॉर whom the act is done or is so represented is called principal। अब ये थर्ड पर्सन जो बी है उसके लिए ए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ए का वैल्यू और XYZ जो कंपनी है उसका वैल्यू बी के नजर में बराबर का है, तो प्रिंसिपल हो गया और एजेंट हो गया। सेक्शन 182 में बोलता है, Thus, agency is comprehensive word used to describe the relationship between one person and another, where the first mentioned person brings the second mentioned person into legal relation with others। अब ए जो भी काम करेगा, कर रहा है XYZ के बदले, कंपनी के बदले बी के साथ में, तो बी के साथ में जो भी काम कर रहा है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस के लिए ए लायबल नहीं होगा, मतलब ये डायरेक्ट माना जाएगा कि उसका कंपनी के साथ डील हो रहा है, बिकॉज ए इज अ ऑथराइज्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। और इस काम में इस काम पे लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो where the first mentioned person brings the second mentioned person into legal relation with the others। Next slide। Following are the four salient features of agency. Let us see basis। The basic essence of agency is that the principal is bound by the acts of the agent and is answerable to third parties। अब एजेंट जो भी काम कर रहा है ना, उस केस में प्रिंसिपल जो है उसका वो बाउंड होगा उसके एक्ट से, उससे बंधा रहेगा। अगर आप किसी का एजेंसी लेते हैं और आप कुछ काम करते हैं, तो कस्टमर के साथ जो काम करते हैं, कस्टमर को अगर कुछ कंप्लेन है तो आप जो है सो आंसरेबल रहिएगा, वो सारा चीज, और कंपनी भी आंसरेबल रहेगा आपके डीड्स के लिए, आपके एक्ट्स के लिए।
कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, कंसिडरेशन मैंने पहले बताया आपको, कंसिडरेशन क्या है, दैट इज समथिंग इन रिटर्न and that consideration is not necessary, unlike other regular contracts. तो दूसरे तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कंसिडरेशन जरूरी है, लेकिन एजेंसी मोड में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डज नॉट नीड कंसिडरेशन. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डज नॉट, agency is consideration is not need, does not need consideration, so consideration is not needed. In other words, the relationship between the principal and agent need not be supported by consideration. प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें कंसिडरेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है. अब देखिए, कैपेसिटी टू एम्प्लॉय एन एजेंट. अब एजेंट कौन बना सकता है भाई, कौन अपॉइंट कर सकता है एजेंट को? तो अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अलोन कैन एम्प्लॉय. एक वैसा आदमी जिसके पास कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो आदमी कर सकता है. कौन आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो हमने पहले पढ़ा है. तो वो आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वही आदमी he is also eligible for entering into agency. They can alone, the contract alone can employ the agent. The Indian Contract Act 1872 defines agent. Now, in other words, a person in order to act as principal must be a major and sound mind. ये पहले वाला में भी था, वही आदमी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है. तो कैसा आदमी? जो मेजर भी हो, साथ में साउंड माइंड भी हो. ठीक है. अब दूसरा कंडीशन है कैपेसिटी टू बी एन एजेंट. सबसे अब तो यह है कि एजेंट कौन हो सकता है, ये हमने पढ़ लिया. अब ठीक है, सॉरी, एजेंट कौन अपॉइंट कर सकता है वो हमने पढ़ लिया. अब कैपेसिटी टू बी एन एजेंट, एजेंट बनने के लिए कौन एलिजिबल है, किसका कैपेसिटी है? तो अ पर्सन इन ऑर्डर टू बी एन एजेंट मस्ट हैव अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. वैसा आदमी के पास में वही आदमी बन सकता है एजेंट जिसको ऑथराइज किया गया है. हर हर दूसरा आदमी नहीं बन सकता है. जो आदमी ऑथराइज्ड है वही आदमी एजेंट बन सकता है. मस्ट हैव अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. सो उसके पास अथॉरिटी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने का, वही बन सकता. सो माइनर हैज नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. माइनर के पास कोई कैपेसिटी ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का, बट मे हैव अथॉरिटी टू एक्ट एन एजेंट. देखिए, माइनर जो है सो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है, बट ही मे हैव अथॉरिटी टू एक्ट एन, लेकिन वो एजेंट बनने के लिए उसके पास अथॉरिटी हो सकता है. ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है छोटा छोटा में. सो एन एजेंट brings about a contractual relationship between the principal and third persons. तो एजेंट क्या करता है जी? एजेंट ये करता है कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बनाता है या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप करता है. किससे करता है? प्रिंसिपल के बीच में एंड थर्ड पर्सन के बीच में. एंड देयरफॉर हिज कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी इज इमैटेरियल. तो वो क्या करता है? एक कंपनी के बीच में एजेंट क्या करता है? एक कंपनी के बीच में और थर्ड पर्सन के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप बनाता है. तो अब तो आ गया, मेन प्रोडक्ट किसका है? कंपनी का है. ले कौन रहा है या परचेज कौन कर रहा है? थर्ड पर्सन. तो अब ये बीच का जो पार्टी है एजेंट, ठीक है. जैसे मान लीजिए आप LIC के एजेंट हैं. अब छोटा एग्जांपल लेते हैं. तो LIC का एजेंट क्या करता है? बेचता है. क्या चीज बेचता है? LIC का पॉलिसी बेचता है. ना तो LIC उस एजेंट का है, ना LIC का पॉलिसी उस एजेंट का. वो क्या है? एक माध्यम है, एजेंट है, जिसको नॉलेज है प्रोडक्ट का, और वो प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी को बताता है कि भाई ये सब फीचर है, आप खरीदिए या नहीं खरीदिए, जो भी डिसाइड कीजिए. तो वो जो है प्रोडक्ट किसका है? LIC का है. वो आदमी जो है सिर्फ एक लीगल रिलेशन बाइंडिंग बनाता है बिटवीन द कस्टमर एंड LIC. सो उसका कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना या उसका कैपेबल होना इमैटेरियल हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ मोड्स ऑफ क्रिएशन एजेंसी. अब
एजेंसी किस किस तरह से बन सकता है, किस किस मोड में हो सकता है? देर आर 5 जनरल मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी. दीज आर एजेंसी बाय एक्चुअल अथॉरिटी. एजेंसी कैसे बना रहे हैं भाई? किसी को एक्चुअली में ऑथराइज कर रहे हैं, ऑथराइजेशन लेटर दे रहे हैं कि भाई तुम मेरे आज से एजेंट हो और मेरे बदले में तुम काम करो. दूसरा है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन. रेटिफिकेशन मतलब हुआ कि किसी आदमी ने किसी कंपनी के बदले में कुछ कर दिया और वो एजेंट नहीं है, और कर दिया, उससे कंपनी को लाभ भी हुआ, और कंपनी बोलती है कि ठीक है, उसने जो किया है वो मैंने किया है, कंपनी ने किया है, और उसका काम को मैं रेटिफाई करता हूं, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसके काम का जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तो और उसको एजेंट भी अपॉइंट करता हूं. तो क्या हो जाएगा? वो रेटिफिकेशन, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन हो जाएगा. तीसरा है जी एजेंसी ऑफ ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी. चौथा है एजेंसी बाय नेसेसिटी. एंड पांचवा है एजेंसी बाय एक्चुअल अथॉरिटी एंड apparent authority. ठीक है. Now let us briefly discuss these 5 modes of creation of agency. So agency by actual authority क्या होता है? A contract of agency, a contract of agency can be expressed or implied. क्या हो सकता है? express मतलब oral में हो सकता है या written में हो सकता है. इम्प्लाइड मतलब उसमें शर्त के तहत में निहित है, मतलब वो अलग से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किया है, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो लग रहा है कि एजेंट ही है, ऐसा. वेदर इट इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इट कैन बी बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन. व्हाइल द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन क्लियर टर्म्स. एक्सप्रेस में क्या होता है? पूरी तरह से लिखा रहता है सब बात एग्रीमेंट में. बट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है? इट इज क्रिएटेड बाय सर्कमस्टांसेस एंड इट इज नॉट रिटन, आइदर रिटन और इन ओरल फॉर्म. नेक्स्ट स्लाइड. फॉर एग्जाम्पल, A owns a shop and B manages that shop. Though A being the owner, A being the owner orders purchase for that shop and pays through his bank account. B, by virtue of his position, can also purchase as an agent express or implied. मान लीजिए ए है और बी है. ए का एक दुकान है साक्षी में. अब ए ने क्या किया है? बी को दे दिया है कि दुकान भाई लो चलाओ. तो अब इस केस में देखिए ए क्या कर सकता है? दुकान में कुछ सामान घट गया है तो उसको भरपाई करने के लिए ए क्या कर सकता है? बीइंग द ओनर परचेजेज फॉर दैट शॉप. उस शॉप के लिए कुछ परचेज कर रहा है, रॉ मटेरियल कुछ भी है, सामान खरीद रहा है, एंड पे और बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहा है. लेकिन इस केस में बी बाय वर्च्यू ऑफ, लेकिन बी जो कि दुकान चला रहा है, मैनेज कर रहा है शॉप को, वो भी परचेज कर सकता है एज एन एजेंट, क्योंकि उसमें एक निहित है और ऐसा माना जा रहा है कि बी एजेंट है, भले वो एक्सप्रेस हो या लिखित हो या नहीं हो. अगला स्लाइड. नाउ बी, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन. So agency is also created by subsequent ratification or approach. The subsequent ratification becomes necessary because the agent acts without the knowledge or the approval of the principal. अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे इसी केस में मान लीजिए एक शॉप है और बी क्या कर रहा है? उसके लिए काम कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है. लेकिन मान लीजिए कि बी अगर उसके लिए काम नहीं कर रहा है और ए को नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी बी क्या कर दे रहा है? कुछ कुछ काम कर दे रहा है. सो द एजेंट एक्ट्स विदाउट द नॉलेज और अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल ने ना तो उसको ऑथराइज किया है, ना ही उसको ऑथोरिटी लेटर दिया है, और ना ही उसका अप्रूवल है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए काम करता है. तो उसके काम को कंपनी क्या कर रहा है? प्रिंसिपल क्या बोल दिया कि ये जो भाई काम किया है ना, वो चलो ऐसा मान लो कि हमने काम किया, कस्टमर को बोल दिया समझ लो कि मेरा आदमी है और ये जो भी कर रहा है वो हमने किया है. तो इसी को कहा जाता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन. सो फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर द रेटिफिकेशन.
Now, ratification can be made only by a person who was in existence at the time of act. अब ratification किसके द्वारा किया जा सकता है? जो कि उस टाइम पर था वहां पर, ये नहीं कि वो था भी नहीं और उसके काम को बोला जा रहा है कि भाई रेटिफाई करो, ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता. So ratification can be made only by a person who was in existence at the time of the act. उस काम होने के टाइम में जो था उसी उसी काम को सिर्फ एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कहा जाएगा. नेक्स्ट है, रेटिफिकेशन मस्ट बी बाय अ पर्सन फॉर हुम द एक्ट वाज डन. मस्ट बी बाय अ पर्सन, जिसके लिए ये काम किया गया है, ठीक है, सिर्फ उसी वही उसको रेटिफाई कर सकता है. प्रोफेसिंग हिम टू बी प्रिंसिपल, ठीक है, प्रोफेसिंग, देखिए ए और बी है. बी कुछ का, ए क्या है कि कंपनी है या मेन आदमी है, मेन मालिक है, बॉस है. बी कुछ काम कर रहा है और ए बी क्या है, ए ने क्या किया है, बी को अपॉइंट नहीं किया है एज एन एजेंट, लेकिन बी सब जगह बोलता है कि मैं ए के लिए काम करता हूं और मैं ए का ही तो आदमी हूं, और वो कुछ काम करता है कंपनी का और कंपनी को फायदा होता है, लेकिन कंपनी को या ए को मालूम ही नहीं है इस बारे में, और बी ये काम कर रहा है. तो सी जो कि कस्टमर है, ये समझ के उससे सुविधा ले रहा है या काम कर रहा है कि बी जो है सो ए का एजेंट है, जबकि वास्तव में बी को ए ने अपॉइंट किया ही नहीं है. तो उस केस में जो बी ने जो काम किया और कंपनी के संज्ञान में या प्रिंसिपल के संज्ञान में अगर ये बात है कॉग्निजेंस में, तो ए और द कंपनी कैन रेटिफाई द एक्ट डन बाय बी, ठीक है. नाउ दिस implies competency on the part of the person ratifying the act. Next slide. Ratification would date back to the date of the act. अब ratification ये होगा कि भाई बैक डेट से उसको रेटिफाई करना होगा, उसको समझा जाएगा कि जिस डेट से ये काम सब शुरू हुआ है उसी डेट से हम जिम्मेदारी लेते हैं कि वो मेरा आदमी था और उसने ये काम किया. एंड वैलिडेट इट, ये नहीं कि अभी से कर रहे हैं तो पहले का किया हुआ काम जो है वो वैलिडेट नहीं हो पाएगा. एंड वैलिडेट इट. चौथा है, ratification may either be expressed or even implied by the conduct of the person. तो रेटिफिकेशन कैसे हो सकता है? एक्सप्रेसली हो सकता है या इम्प्लाइडली हो सकता है बाय द कंडक्ट ऑफ द पर्सन. उसके पर्सन के कंडक्ट को देख करके ऐसा लग जाएगा कि ये जो है कंडक्ट जो है किसके बिहाफ में किया जा रहा है या किसके इशारे पे किया जा रहा है. So ratification must be of the whole act and not just for a part of the act. Ratification जो है पूरा का पूरा एक्ट का होना चाहिए, किसी स्मॉलर चीज का या किसी स्मॉलर पार्ट का नहीं होना चाहिए, और ये पार्ट वाइज नहीं होना चाहिए, पूरा चीज का होना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड. Now next slide is regarding sixth slide, that is ratification by the purported principle of the acts of an agent cannot be such as to create any liability to third parties or cause any injury or damage to the third parties. ये रेटिफिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि थर्ड पार्टी को कुछ इंजुरी या कुछ उसको लाइबिलिटी रेज हो जाए या उसको कुछ डैमेज हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए. Ratification cannot be done if the person ratifying is in knowledge of facts which are materially defective. अब देखिए, रेटिफिकेशन कैन नॉट बी डन, रेटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है कि अगर वो पर्सन जो रेटिफाई कर रहा है उसको मालूम है कि मेरा जिसका मैं रेटिफिकेशन कर रहा हूं उसने इस काम को डिफेक्टिव किया है या डिफेक्ट के साथ किया है या मेटेरियली डिफेक्ट किया है, उस चीज को रेटिफाई नहीं किया जा सकता है. नेक्स्ट स्लाइड. इलीगल एक्ट्स कैन नॉट बी रेटिफाइड. अगर आप कुछ इलीगल चोरी वाला काम करते हैं या कुछ दूसरे लोगों को तकलीफ वाला काम करते हैं या कानून तोड़ते हैं, तो वैसा चीज को रेटिफाई नहीं किया जा सकता है. Acts which are void ab initio cannot be ratified.
Ratification would be restricted to certain limitations to which original acts are limited, and ratification can be done to that portion of exceeded authority by the agent. Ratification would be restricted. अब देखिए, जितना करना चाहिए था काम उससे ज्यादा एक्सीड करके किसी ने कर दिया, तो एक्सीड वाला काम को रेटिफाई नहीं किया जा सकता है. रेटिफिकेशन वुड बी रेस्ट्रिक्टेड, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए टू सर्टेन लिमिटेशंस टू विच ओरिजिनल एक्ट्स आर लिमिटेड. ओरिजिनल एक्ट लिमिटेड है, एंड जहां तक लिमिटेड, एंड रेटिफिकेशन कैन बी टू दैट पोर्शन ऑफ द एक्सीडेड अथॉरिटी बाय एजेंट. नेक्स्ट है सी, एजेंसी बाय ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी क्या है देखते हैं. ये 3 4 5 स्लाइड पहले भी था. एजेंसी बाय ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, लेट अस सी. सो व्हेन द अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल इज इन्फर्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, देयर द एजेंसी through ostensible authority is born. Here the agent's authority is ostensible and the principal is bound by the act of the agent. देखिए, जब where the authority of the principal is inferred by the जहां पर प्रिंसिपल का अथॉरिटी प्रिंसिपल के कंडक्ट से ही मालूम पड़ जाता है या दिख पड़ता है, देयर द एजेंसी थ्रू ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, वहां पर भी एजेंसी थ्रू ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी कहा जाता है. ठीक है. Here the agent's authority is ostensible. एजेंट का जो अथॉरिटी है वो ostensible है, and the principal is bound by the act of the agent. and principal जो है अपना एजेंट के द्वारा जो काम किया गया है उसके प्रति प्रतिबद्ध है या प्रतिबद्ध होना होगा. नेक्स्ट स्लाइड. ostensible authority happens on account of estoppel and holding out. So ostensible authority happens on account of estoppel and holding out. Let us analyze these two types of examples with examples. Agency by, if a person permits or represents another to act on his behalf, अगर कोई आदमी किसी को अनुमति देता है या उसको इस तरह से ऑथराइज करता है कि मेरे बदले में तुम काम करो भाई, मेरे बदले में तुम वहां पहुंच जाओ, तो वहां पर में ये खड़ा हो जाता है एजेंसी बाय स्टॉपल. सो दैट अ रीजनेबल पर्सन वुड इन्फर दैट द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट हैव बीन क्रिएटेड. मतलब किसी आदमी ने किसी को ऑथराइज किया कि मेरे बिहाफ में जाकर के तुम ये काम करो, और जहां पर ये काम कर रहे हो वो आदमी समझे कि प्रिंसिपल की तरफ से भेजा गया है और प्रिंसिपल ही इसके लिए जिम्मेदार होगा, मेन आदमी जो वही जिम्मेदार होगा, तो उस केस में एजेंसी बाय स्टॉपेल कहा जाता है. विल बी स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द एजेंट्स. नेक्स्ट स्लाइड. Stop from denying his agent's authority and getting himself relieved from his obligations to a third party by proving that no such relation in fact existed. अब इस केस में क्या है कि वो रोक सकता है उसको, और उसका जो एजेंट्स का जो अथॉरिटी है गेटिंग हिमसेल्फ रिलीव्ड, और उसको अपने आप को अलग अलग कर सकता है कि जो भी ऑब्लिगेशंस उस केस में अराइज हो रहा है थर्ड पार्टी बाय प्रूविंग दैट नो सच की, और ये बता देगा कि भाई कोई किसी तरह का रिलेशनशिप हम लोगों में नहीं है एजेंसी का. ठीक है. फॉर इंस्टेंस वेयर ए इन्फॉर्म्स बी इन प्रेजेंस विद एंड विद इन हियरिंग ऑफ बी. अब ए ने बी को बताया पी के सामने में, या पी सुन रहा है उस समय पर पी को बताया दैट पी इज एजेंट. देखिए बी जो है सो ए का एजेंट नहीं है, लेकिन पी के सामने में ए बोल रहा है कि बी तो मेरा एजेंट है. अब बी जो है ये बात सुन करके पी से किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में वो एंटर करता है, ये बात सुन करके कि ये तो ए का एजेंट है, थिंकिंग दैट पी इज द एजेंट ऑफ, ये सोच करके कि ये तो इसका एजेंट है. और वो अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो उस केस में ए जो है मुकर नहीं सकता है आगे चल के, उसको मानना ही पड़ेगा कि तुम तो बताया था कि भाई तुम्हारा एजेंट था वो. नेक्स्ट स्लाइड. सो
in a situation like this, neither P nor A can refuse the obligation. अब इस केस में P जो कि जिसको कि कहा गया है कि बी मेरा एजेंट है, और पी जो है सो बी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में एंटर होता है, और ए कैन रिफ्यूज द ऑब्लिगेशन अंडर, तो ना ही तो पी और ना ही ए दोनों में से कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने कहा था कि भाई ये मेरा एजेंट है और अब हम उसके साथ में काम कर रहे हैं ये सोच करके कि तुम्हारा एजेंट है, और तुम बाद में मुकर रहे हो कि वो तो मेरा एजेंट है नहीं है, तो ऐसे केस में सीधा केस कर सकता है कि भाई तुम तो झूठ बोला था और ऐसा उस पर हम विश्वास करके किए, लेकिन आप नहीं कर सकते ऐसा। सो पी हैड बिकम द एजेंट ऑफ ए, तो इस केस में पी क्या हो गया, इम्प्लाइडली इम्प्लाइडली हो गया उसका एजेंट बाय स्टॉपेल। अभी इसी को कहते हैं एजेंसी बाय स्टॉपेल। नाउ पी विल बी ट्रीटेड एज एजेंट ऑफ ए, तो इस केस में पी को ए का एजेंट माना जाएगा या कहा जाएगा, इवन इफ ही वॉज नॉट एन एजेंट एट ऑल, इवन दो उसका एजेंट नहीं था फिर भी उसको एजेंट ही माना जाएगा और ये लीगल रिलेशनशिप कहा जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। So this presentation is brought to you by Sir, and thank you.